हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मनोज लर्निंग जोन पर, जहां पर आपको मिलते हैं कॉलेज कंपटीशन और स्कूल से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर करने को। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बी फार्म फोर्थ ईयर का एक और नया टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है कोरिलेशन। ठीक, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें आपका मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और रेंज मैथमेटिकल वैल्यूज कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। पिछले सालों में जो ज्यादातर है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं, थ्योरेटिकल थोड़ा कम आया था, लेकिन पिछले साल में थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा था। तो मैं आपको इन वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आपका मैथमेटिकल चीजें करा रहा हूं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बी फार्म में जो स्टूडेंट होते हैं थोड़ा सा मैथ्स, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो उनको थोड़ा दिक्कत आती है मैथ्स करने में। इस वजह से मैं इन वीडियो को बना रहा हूं ताकि वो बच्चे मैथ्स अच्छे से सीख सकें। क्लियर? अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी तो देखो थ्योरी जो है, पिछले सालों में जैसे क्वेश्चन आया था कि स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस को डिफाइन करो, तो आप नॉर्मली उसको डेफिनेशन आप 2-3 लाइन का आप देख सकते हो, उसका डेफिनेशन लिख के एक एग्जांपल उसको प्रोवाइड करा सकते हो, आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मैं आज कोरिलेशन करा रहा हूँ, कोरिलेशन में समझा देता हूँ। इसकी ज्यादातर थ्योरी आप लोग आजकल देखो किताब बुक्स में बहुत अच्छी रहती है, गूगल पे सर्च मार सकते हो, वहां आपको बेटर थ्योरी मिल जाएगी। बाकी मैं इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं मैं इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन की डेफिनेशन में लिख देता हूं, छोटी सी है। वैसे तो कई सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी आपको, बुक में अलग मिलेगी, नेट पे अलग मिल जाएगी, बट सबका मतलब एक ही है। तो देखो वैसे तो हेडिंग में ही छुपा हुआ है रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। और यहां पर क्या है? कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सह संबंध। किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कैसा संबंध है, या वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होंगे, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, यही क्या दिखाता है? आपका कोरिलेशन दिखाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ correlation is the study of how two variables how two variables change with respect to each other। ठीक, तो यहां पर क्या बोला कि कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ हाउ टू वेरिएबल्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब जो दो वेरिएबल्स आपके होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज होंगे, ये दिखाता है आपका कोरिलेशन। क्लियर हो गया? एक दो एग्जांपल उठाता हूं उसके, जैसे देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है। क्लियर? अब अगर मैं ऐसी इक्वेशन में x की जगह पर वैल्यू, यहां पर x और y दो वेरिएबल है, x और y जो है दो वेरिएबल हो जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं x की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख दूं, तो y एक नई वैल्यू देता रहेगा हर बार। अगर आप x की जगह पे 1 रखोगे, जैसे मैं यहां पर एक बॉक्स बना देता हूं, बेटर समझ में आएगा। अगर मैं x की जगह पे मान लीजिए 1 पुट करता हूं, तो 1 + 3 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अगर x की जगह पे मैं 2 पुट करता हूं, तो 2 + 3 कितना आएगा? 5। y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर x की जगह पे मैं 3 पुट करता हूं, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6।
अगर x की जगह पे मैं 4 पुट करता हूं तो 4 प्लस 3 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अगर x की जगह पे मैं 5 पुट करता हूं, 6 पुट करता हूं, 7 पुट करता हूं तो देखो 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 3 10। तो यानी कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज नई नई पुट कर रहा हूं तो y की भी नई नई वैल्यूज आ रही है। तो सीधा सीधा मैं कहूंगा कि y जो है किस पे डिपेंड है, x पर। तो इसका मतलब y का रिलेशन x के साथ है कि भाई अगर आप x की वैल्यूज चेंज कर रहे हो तो y भी चेंज हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो इसी रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, कोरिलेशन। सामान्य शब्दों में, बिल्कुल सिंपल वर्ड में आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हो। बात आती है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करूं तो यहां पर आपके कोरिलेशन 3 टाइप का होता है। एक हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, एक हो गया आपका नेगेटिव कोरिलेशन, और एक हो गया आपका जीरो कोरिलेशन। ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, देखो पॉजिटिव कोरिलेशन कहता है कि अगर दोनों वेरिएबल्स या तो लगातार बढ़ रहे हैं या दोनों के दोनों लगातार घट रहे हैं, when one variable increases also second variables increases, this type of correlation is called positive correlation। मतलब अगर आपका एक वेरिएबल बढ़ रहा है और मान लो x भी आपका बढ़ रहा है और y भी आपका इंक्रीज हो रहा है, दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होगा। या आप ऐसा कह सकते हो जैसा आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। आप जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, जितना ज्यादा देर आप पढ़ाई करोगे, जितने ज्यादा आप आवर्स पढ़ोगे, घंटे पढ़ोगे, जितने ज्यादा रिजल्ट आपका उतना अच्छा आएगा, ज्यादा आएगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा नंबर आएंगे। क्लियर। तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। नेगेटिव कोरिलेशन क्या हो गया, अगर आपका एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है, तो मतलब यहां पर अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप जितना ज्यादा मजे करोगे, जितने ज्यादा घूमोगे, जितना ज्यादा फिरोगे, जितना ज्यादा फोन यूज करोगे, जितना ज्यादा आप सोओगे, रिजल्ट उतना ही कम आएगा, रिजल्ट उतना ही कम, उतना ही खराब आएगा। मतलब जितना ज्यादा मौज मस्ती करोगे रिजल्ट उतना कम आएगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। जीरो कोरिलेशन का मतलब जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, बिलोंग नहीं करता दूसरे वेरिएबल को, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रास्ते में कुत्ता कितना भी भौंकता रहे, क्या मेरे रिजल्ट पे उसका कोई फर्क पड़ेगा? रास्ते में कोई कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा है तो क्या उसका मेरे रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? यहां पर कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, तो उसको हम जीरो कोरिलेशन कहेंगे। क्लियर हो गया। तो ये था आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। और जीरो कोरिलेशन जहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये जीरो कोरिलेशन हो गया आपका। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो आप इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा अच्छा तैयार कर सकते हो। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से कोरिलेशन होता है, क्या होता है कोरिलेशन। इसके बाद में आपका जो इसका एक इंपॉर्टेंट है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, जो कोरिलेशन निकालने का एक तरीका है, तो वो समझा देता हूँ। वो आ सकता है एग्जाम में आपका, इंपॉर्टेंट है, सिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो आप फटाफट से इसको देख लें और जरूर इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकली आप तैयार कर लें इसको। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, ये रहा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके दो तरीके हैं और कहीं ना कहीं बुक में अगर आपको अलग फॉर्मूले दिखते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको जो बेटर समझ में आए उससे कर सकते हो। उसके 3-4 फॉर्मूले हैं, आप कर सकते हो। मैं आपको फिलहाल यहां पर करा रहा हूं एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। बहुत ईजी है, देख लो। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। ये एन केवल समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई को कर रहा है डिवाइड, बस। अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। एक और अंडर रूट लगा लो या रूट
मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, सेम x के लिए लिखा, सेम y के लिए लिख दो, तो समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड जो आपका फॉर्मूला है वो और इजी है, वैसे तो इसका एक और फॉर्मूला है लेकिन मैं आपको ये वाला लिखा रहा हूं, r इक्वल टू समीशन ऑफ dx dy अपॉन अंडर रूट समीशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ dy स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर जो ये dx है और जो dy है आप कैसे निकालोगे? dx को आप कैलकुलेट करोगे x, जो आपका डाटा x रहेगा माइनस a, और यहां पर आप क्या कर दोगे y माइनस b। इसको x माइनस a बोल दो और इसको y माइनस b। यहां पर a और जो b है ये दोनों के दोनों क्या है, एक तरीके से एज्यूम मीन है। ठीक है, जो आप मीन क्या करके चलोगे, एज्यूम। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डी कैसे निकालते थे वो हम यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से निकालेंगे। तो आपको dx और dy कैसे निकालना है मैंने बता दिया, शॉर्टकट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है। अगर मैं यहीं पर, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, एक काम करता हूँ उसको हटा के मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। मान लो x है 2 4 6 8 10 12, यहां लेते हैं 1 3 5 7 9 और 11। मान लो डाटा मैंने ले लिया। अब मेरे पास x और y है, तो ध्यान से देखो x और y मेरे सामने है। और एक बात और, जो यहां पर कोरिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन है वो वेरी करेगा -1 to 1 के बीच में, यानी कि जो r रहेगा वो आपका -1 to 1 भी हो सकता है और इनके बीच भी हो सकता है। इसको नोट कर ले, हो सकता है आपका एक नंबर में टिक मार्क में आ जाए कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा वो -1 to 1 के बीच में होगा या -1 to 1 भी होगा। इसको सॉल्व करता हूं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कहता है फॉर्मूला r इक्वल टू समीशन ऑफ x y माइनस समीशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n अंडर रूट समीशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन n और अंडर रूट समीशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर अपॉन n। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले में आपको जो जो चीजें दिख रही है पहले आपको उसको समझना जरूरी है। जैसे यहां पर है समीशन ऑफ x इंटू वाई और यहां पर है समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y। तो ये दो चीजें समझो, यहां पर x और y आपको साथ में दिख रहे हैं, मतलब x और y की मल्टीप्लाई हो रही है, फिर उसका सम निकाला जा रहा है। तो आप एक काम करो, सबसे पहला यहां पर आप बनाओ x इंटू वाई, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 12 30 56 90 और ये हो जाएगा 132। ठीक है, इसका सम, तो इसका जो सम निकलेगा यहां पे लिख देते हैं, तो ये निकलेगा आपका 2 2 4 6 10 11 12 2 3 4 13 18 21 22 2 कितना 2 2 और 1 3 322। तो ये समीशन ऑफ x इंटू वाई आ गया। अब बात करते हैं समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y। तो समीशन ऑफ x यहां पे निकाल लो, तो आ जाएगा 6 12 20 30 42। इसका सम आ जाएगा 36, ये भी निकल गया। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है। तो मुझे लगता है ऊपर का डाटा मेरा सब कुछ निकल चुका है। अब नीचे वाले में आते हैं, तो नीचे वाले के लिए डाटा में देखो किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो नीचे वाले में देखो समीशन x का स्क्वायर, यानी कि पहले आप x का स्क्वायर कैलकुलेट करो फिर उसका सम निकालोगे।
अगले वाले में क्या हो रहा है, समीशन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब आप समीशन एक्स निकालो, फिर जो भी आएगा उसका स्क्वायर करोगे। देखो दोनों में फर्क होता है, एक है समीशन एक्स स्क्वायर और एक है समीशन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में फर्क है। ये कहना चाहता है कि पहले आप एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो फिर उसका सम निकालो। ये कहना चाहता है पहले आप एक्स का सम निकालो फिर उसका स्क्वायर करो, और ऊपर वाला पहले एक्स का स्क्वायर करो जितने भी एक्स हैं फिर उनका सम निकालो। तो दोनों में फर्क है, तो इस चीज का आप ध्यान जरूर दें कि किस टाइम पे कैसे हमने कैलकुलेशन करनी है। तो देखो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले मुझे एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो x मेरे पास है, स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 100 और 12 का 124, और इसका सम निकाल लेंगे तो इसका सम कितना आएगा, देखो 4 4 344। ऐसे आप y का भी स्क्वायर निकालो क्योंकि बगल में देखो y का भी है ऐसे सेम। तो y का स्क्वायर क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 49, 81, 121। तो सम कितना आएगा इसका, ठीक है, कितना आएगा इसका सम, 2, 11, 16, 25, 26 का 6, 2, 4, 12, 16, 2, 18, 1, 2, 286। अब ध्यान से मैं देखो डायरेक्ट डाटा फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखें सबके सब। तो यहां पर r इक्वल टू क्या आएगा, समेशन x इंटू वाई। तो x इंटू वाई का जो सम आया हुआ है 322 माइनस समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y। तो समीशन ऑफ x है 42 और इंटू समीशन ऑफ y है 36 और डिवाइडेड बाय n, n कितना था आपका 6 अपॉन अंडर रूट समीशन ऑफ x का स्क्वायर। तो x के स्क्वायर का सम कितना है 344 माइनस समीशन ऑफ x जो भी आया उसका स्क्वायर। तो समीशन ऑफ x कितना है 42, तो 42 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट समीशन ऑफ y का स्क्वायर। तो y के स्क्वायर का सम आया 286 माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर। समीशन ऑफ y कितना आया 36, ये समीशन ऑफ y है, समीशन ऑफ x है, ध्यान रखना। तो 36 का स्क्वायर अपॉन n कितना है 6। बस ये मैंने वैल्यूज निकाल के फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब आपकी कैलकुलेशन इसको कैसे करेगी देखो। तो r इक्वल टू 322 माइनस 6 से 36 कटेगा 6 टाइम, तो 42 इंटू 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। एक काम करते हैं पूरा रूट एक ही साथ लगा लेता हूं मैं, दोनों रूट है एक ही बारी में लगा लो। तो 344 माइनस 42 का जो स्क्वायर होता है, 42 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। तो 42 का स्क्वायर होगा, वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 1764 डिवाइडेड बाय 6। इसको ब्रैकेट में, क्योंकि इनटू में दूसरा वाला डाटा, तो इनटू दूसरा ब्रैकेट लगा लो। 286 माइनस 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 इंटू 36 1396 डिवाइडेड बाय 6। अब आपने आगे की कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में माइनस कर लोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे जो भी आएगा इसमें से माइनस कर देना, इससे इसको डिवाइड करना जो भी आएगा 286 में से माइनस कर देना, फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी दोनों की आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर देना। तो रूट के अंदर आपके पास केवल एक डाटा रह जाएगा, उसका रूट आप निकाल लोगे, जो भी रूट आएगा उससे आप ऊपर वाले को डिवाइड कर देना। तो फाइनली आपका जो है आर यहां पर आ जाएगा, और ये आपका डायरेक्ट मेथड से आपका आंसर आ चुका है, मतलब आप निकाल लोगे। तो ये रहा आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक, अब मैं कराता हूं आपको शॉर्टकट मेथड, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर होल्ड कर लें थोड़ी देर के लिए वीडियो, मैं आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं।
तो अब आपके सामने जो टॉपिक है वो है शॉर्टकट मेथड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, R इक्वल टू समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर। ये रहा इसका फॉर्मूला। तो देखो मान लो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही उठा लेते हैं। ये आपका x, ये आपका y। ठीक, अब मुझे dx और dy निकालना है, क्योंकि यहां पर मुझे x और y डायरेक्ट यूज नहीं करना है, dx और dy। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dx, फिर हम निकालेंगे यहां पर dy। और मैंने आपको बताया था dx कैसे निकालना है, x माइनस ए, और dy कैसे निकालना है, आप x माइनस बी मान लो। y वाले में आप b एज्यूम मीन और x वाले में आप एज्यूम मीन a मान लो। तो वन एक काम कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, ऊपर से 3 आ रहा है, नीचे से 3 आ रहा है, तो इसी को उठा लेते हैं। ये a हो गया और ये इसका क्या हो गया, b हो गया। तो x माइनस ए, तो 2 माइनस 4, सॉरी 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4, 12 माइनस 6 6, x सॉरी y माइनस बी, तो y ये रहा पूरा, इस पूरे में से आप b को माइनस करते हुए आओ। तो 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 5 4, 11 माइनस 5 6। ये आ गया। अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना था dx स्क्वायर। तो dx का स्क्वायर और एक और टेबल निकलेगा आपका dy का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है क्योंकि, तो dx 4 का स्क्वायर 16, 4 0 4 16 और 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, प्लस। dy में क्या आ जाएगा आपका, सेम 16, 4 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। दोनों का सम निकालना है। नीचे देखो, समीशन ऑफ dx का स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ dy का स्क्वायर, तो दोनों का सम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो समीशन dy स्क्वायर समीशन dx स्क्वायर क्या निकलेगा देखो, तो हो जाएगा आपका 16 और 4 20, 16 और 4 20, 20 20 40 76। यहाँ पर भी सेम ही होगा शायद से, 20 40 76। ठीक, लेकिन ऊपर एक और चीज है, यहां पर समीशन ऑफ dx नहीं है, सिर्फ समीशन ऑफ dx इंटू dy। यहां पर तो दोनों का अलग अलग सम था, यहां पर dx और dy का साथ में देखो इंटू में सम है। तो एक कॉलम और बनेगा जहां पर मुझे निकालना पड़ेगा dx इंटू dy, तब जाके इसका सम हम निकाल सकते हैं। तो dx ये रहा और dy ये रहा, तो 4 4 से 16, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। ठीक, तो देखो सेम ही है सारे, तो इसका भी सम कितना आएगा, 76। तो अगर मैं r इक्वल टू पुट करूं, तो ऊपर वाले की वैल्यू आ गई आपकी 76, नीचे वाले की वैल्यू कितनी आ गई, 76 इंटू 76। तो एक काम कर सकता हूं, 76 अपॉन, क्या मैं इसको 76 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 76 इंटू 76 दोनों सेम डाटा है, तो दोनों का स्क्वायर लिख सकता हूं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचा, 76 अपॉन 76 कट के कितना आ जाएगा, 1। ये इसका आंसर। इजी। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि शॉर्टकट मेथड हमने अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। देखो मैं पहले यूनिट से आपको यही बताते आ रहा हूं कि अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हैं तो आप इजीली कर सकते हो, फॉर्मूले क्लियर नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। और फॉर्मूला क्लियर होने के बाद आपको एक एक डाटा भी क्लियर होना जरूरी है उसमें, कि भाई समीशन किसके आगे लगा हुआ है, कहीं वो सिंगल डाटा के आगे तो नहीं लगा है। अगर जैसे यहाँ पर
नीचे देखो समीशन dx का स्क्वायर है, तो केवल dx के स्क्वायर का सम निकालोगे, फिर dy के स्क्वायर का सम अलग है। ऊपर में देखो यहां पर समीशन dx इंटू dy है, तो dx और dy की मल्टीप्लाई फिर उसका सम निकालोगे। क्लियर? तो इस तरीके से मुझे पहचानना पड़ेगा फॉर्मूला, तब जाके क्वेश्चन मेरे हो पाएंगे। अब यहां पर एक आता है मल्टीपल कोरिलेशन, बता देता हूं, थोड़ा सा इजी है, समझा देता हूं, फिर उसके बाद मेरा कोरिलेशन वाला टॉपिक खत्म। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल कोरिलेशन, तो ये लास्ट टॉपिक है कोरिलेशन का, तो ध्यान से देखना। सपोज देयर आर थ्री variables, suppose there are three variables x, y and z, ठीक। सपोज देयर आर थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z, माना मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं x, y, z। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है कि दो के बीच में तो रिलेशन हमने पढ़ लिया, लेकिन दो से ज्यादा अगर आता है तो उनके बीच में रिलेशन हम कैसे निकालते हैं। तो सपोज देयर आर थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z where one is dependent variable and others are independent variables, ठीक। where one is dependent variable and others are independent variables if first if x is dependent and y and z are independent, so r x comma yz equal to अंडर रूट r। आप इसको कैसे लोगे मैं बता देता हूं इसी तरीके से। आप बारी बारी से पहले y को z के x के साथ, फिर z को x के साथ, फिर y और z दोनों आपस में साथ में ले लो। फिर से समझा दूंगा, चलो पहले देख लो। जैसे y x या एक्स वाई लिख दो स्क्वायर प्लस r एक्स जेड स्क्वायर माइनस टू r, पहले तो वही एक्स वाई r एक्स जेड r बचा क्या वाई जेड अपॉन वन माइनस r लास्ट क्या था वाई जेड का स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट है नीचे तक। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं इफ इस बार हमने x डिपेंडेंट लिया था, इस बार अगर मैं बोलूं इफ y इज डिपेंडेंट एंड x एंड z आर इंडिपेंडेंट, मान लीजिए कि y डिपेंडेंट है और x और z इंडिपेंडेंट, तो कैसे लिखोगे आप आर वाई कॉमा एक्स जेड अंडर रूट। फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो बारी बारी से, बहुत आसान है। पहले आप x को y के साथ लो तो आर एक्स वाई स्क्वायर, फिर आप z को लो y के साथ आर जेड वाई स्क्वायर माइनस टू, पहले तो इन दोनों को उठा लो आर एक्स वाई आर जेड वाई और आर एक और बचा, इन दोनों को तो आपस में लिया ही नहीं है मैंने साथ में, आर एक्स जेड अपॉन वन माइनस आर लास्ट क्या था एक्स जेड का स्क्वायर, ये बन गया। इसी तरीके से लास्ट इफ जेड इज डिपेंडेंट एंड y कॉमा जेड आर इंडिपेंडेंट, x कॉमा वाई आर इंडिपेंडेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो,
इसका फॉर्मूला बनेगा कैपिटल आर जेड कॉमा एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट, पहले आप क्या करोगे, x को z के साथ, फिर आप y को z के साथ, -2, पहले इन दोनों को उठा लो, r एक्स वाई, r वाई जेड, और r लास्ट क्या बचा आपका एक्स वाई, अपॉन 1 माइनस r एक्स वाई का स्क्वायर, खत्म। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कोरिलेशन का फॉर्मूला बना सकते हो। आपको डाटा दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है, कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। नंबर के अकॉर्डिंग में बोलूं, जैसे यहां पर एक समझा देता हूं, देखो हल्का सा। अगर मान लो नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल दे दी जाए, जैसे मान लो r1,2,3, तो समझ रहे हो कि 1 इज डिपेंडेंट एंड 2,3 आर इंडिपेंडेंट। तो क्या बनेगा, अंडर रूट, पहले तो 2 को 1 के साथ लो, तो r21 का स्क्वायर प्लस r31 का स्क्वायर, पहले 2 को 1 के साथ, फिर 3 को भी 1 के साथ। अब 1 के साथ दोनों को उठा लिया, अब 2 और 3 को आपस में उठा लो, पहले तो दोनों को उठा लो, r21 r31 r23 अपॉन 1 माइनस r23 का स्क्वायर। तो ध्यान से देना, बस बनाना सीख लो। आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक कोरिलेशन वाला। आप एग्जाम में आराम से इसको कर सकते हो। थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से देख लेना, इसके इंपॉर्टेंस देख लेना, हमारे जो मेडिकल फील्ड में इसका इंपॉर्टेंस है वो देखना, ड्रग से रिलेटेड कि आपस में कैसे रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, डोजेस हो गया, ड्रग्स हो गया, इनसे रिलेटेड। तो 2-4 पॉइंट टू पॉइंट आप अगर 5-6 लाइन भी लिख दोगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या थ्योरेटिकली आप इसको ऐसे बना सकते हो फॉर्मूला बेस्ड, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो ये था आपका कोरिलेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने वाला हूं वह है आपका रिग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे रिग्रेशन, ठीक।